नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज इस इंपॉर्टेंट सीरीज में हम करने जा रहे हैं यूपीएससी चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बारे में। यूपीएससी के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंट्री में सबसे बड़े एग्जाम्स कराती है। अब इस बॉडी के जो चेयरमैन है वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप जुडिशरी के इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके प्रोग्राम्स आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये कोर्सेज आपके प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके अलावा आप स्टडी IQ पे हमसे जुड़ सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी होता क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रुप A ग्रुप B की जो टॉप मोस्ट सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, उनको कंडक्ट कराना। अब इसको कंडक्ट कराने के लिए यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 315 से 323 पार्ट 14 का देखेंगे तो वहाँ पे आपको यूपीएससी के बारे में मेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे यूपीएससी के कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, मेंबर्स को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे इंडिपेंडेंट रखना है बॉडी को, क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें इस पूरे प्रोविजन में मेंशन्ड है। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है, उसके अलावा काफ़ी मेंबर्स होते हैं जो उस कमीशन के मेंबर बनते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता कितने मेंबर्स होने चाहिए, पर अधिकतर देखा गया 9 से 11 मेंबर्स की कमीशन बनती है, लेकिन चेयरमैन के बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब कैसे चेयरमैन को और बाकी मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है? सबसे पहली चीज़ आती है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन बस ये कहता है कि जितने भी आप मेंबर्स चुनेंगे, कोशिश ये करिए कि 1/2 यानी हाफ जो मेंबर्स हैं वो भारत सरकार में या स्टेट गवर्नमेंट्स में 10 साल के लिए कार्यरत होने चाहिए। यानी उन्होंने 10 साल का एक कार्यकाल पूरा किया होना चाहिए दोनों गवर्नमेंट्स में, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। अब अपॉइंटमेंट करने के लिए अगर आप यूपीएससी में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे यूपीएससी के चेयरमैन को और बाकी मेंबर्स को। और अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी दो स्टेट से ज़्यादा ने मिलके, दो स्टेट से ज़्यादा ने मिलके इस कमीशन का गठन किया, तब भी जो अपॉइंटमेंट का कार्यभार होगा, जो अपॉइंटमेंट की ड्यूटी होगी, वो प्रेसिडेंट की होगी। अगर आप बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तो वहाँ पे गवर्नर जो है वो मेंबर्स और चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं टेन्योर की। देखो, टेन्योर 6 साल होता है। एक मेंबर चुने जाने के बाद 6 साल तक सर्व कर सकता है, चेयरमैन चुने जाने के बाद 6 साल तक सर्व कर सकते हैं, और 65 ईयर्स उनकी मैक्सिमम एज है जो पहले आ जाए। लेट अस से 61 में अपॉइंटमेंट हुआ है, 61 साल के वो थे, तो 4 साल का कार्यकाल उनके पास है। वो चाहें तो कार्यकाल पूरा होने से पहले रिज़ाइन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की तो इससे ये पता चलता है कि सैलरी का प्रोविज़न जैसे रखा गया है, यहाँ से ये आइडिया लगता है कि ये जो पोस्ट है, चेयरमैन की पोस्ट है, मेंबर्स की पोस्ट है, इसको इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फ्री रखना चाहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अगर आप देखेंगे सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन्स मेंबर्स की, चेयरमैन की, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती हैं और से कभी भी पार्लियामेंट के वोट पे नहीं रखा जाता। अब देखो, जब पार्लियामेंट के वोट पे रखा जाएगा तो मेंबर्स और चेयरमैन को क्या लगेगा कि पार्लियामेंट जो है हमारी सैलरी कम ज़्यादा कर रही है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सैलरी का प्रोविजन है, इससे ये आइडिया लगता है कि बॉडी को, यूपीएससी को, कमीशन को इंडिपेंडेंट काम करने की पूरी पावर्स और पूरी सहूलियत कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। अब अगर चेयरमैन नहीं किसी कारणवश काम कर पा रहे, चेयरमैन नहीं है, एब्सेंट हैं, कोई डेथ हो गई है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को एक और पावर दी गई है कि आप उतने समय के लिए, जब तक आप एक नया चेयरमैन नहीं ढूंढ लेते, आप एक नया चेयरमैन नहीं अपॉइंटमेंट कर देते, उतने समय के लिए आप एक एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं जब भी कोई वैकेंसी है या जब भी चेयरमैन जो है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब क्या चेयरमैन को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसका मतलब ये नहीं हटाया नहीं जाएगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि चेयरमैन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है, वो अपने लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बैंकरप्सी उन्होंने देख लिया, दिवालिया हो गए हैं, या फिर उन्होंने अपने ऑफिस से बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले लिया, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लिया, कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली, या फिर वो इन्फर्म हो गए हैं माइंड और बॉडी से, यानी कोई मेंटल इशू हो गया, फिजिकल इशू हो गया, वो काम नहीं कर सकते, या फिर उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है, तो उन्हें
इस पोस्ट से हटाया जा सकता है, चेयरमैन को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। देखो मिसबिहेवियर की ना डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन की है कि उन्होंने सरकार में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, कोई सरकारी काम में इंटरेस्ट ले लिया है, ठीक है, यानी सरकार में वो किसी और तरह से लिप्त हो गए हैं, कुछ और कार्य में लग गए हैं, किसी और काम में लग गए हैं, मतलब अपने ऑफिशियल काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट के बाकी कामों में लगे हुए हैं, या फिर उन्होंने किसी और तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ले लिया, अपनी पोस्ट का दुरुपयोग किया है। मतलब मिसबिहेवियर से मतलब ये होगा कि करप्शन में लिप्त हो गए हैं, अपनी पोस्ट का दुरुपयोग किया है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को पूछेंगे कि यार जरा इंक्वायर करके बताइए आप हमें कि क्या ये पर्सन जो है इसने मिसबिहेवियर किया है। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी की जैसी रिपोर्ट आएगी उसी रिपोर्ट के आधार पे प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेंगे हाँ बिल्कुल इन्होंने मिसबिहेवियर किया है, प्रेसिडेंट तुरंत रिमूव कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे देंगे तो फिर रिमूवल नहीं होगा। तो याद रखना कि पहले 3 मामलों में चेयरमैन को प्रेसिडेंट खुद से हटा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है मिसबिहेवियर की तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना नेसेसरी हो जाता है। अब बात आती है कि अगर रिटायरमेंट हो गया चेयरमैन का तो क्या फिर कहीं और कार्यरत हो सकते हैं। बिल्कुल कहीं और कार्यरत नहीं हो सकते। कहाँ पे, ना तो वो री एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए, यानी वो फिर से कमीशन के मेंबर चेयरमैन नहीं बनाए जा सकते। पहली चीज़ ये बिल्कुल नहीं अलाउ किया जाता। ये क्यों नहीं अलाउ किया जाता, जिससे कि वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकली मोटिवेट होके काम ना करे, ठीक है, यानी वो किसी मंत्री के या फिर सरकार के बहकावे में ना आए कि अरे हम दोबारा से आपको इस पोस्ट पे बिठा देंगे, हमारा ये काम कर दो। तो ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं रखा। उन्हें भी पता है कि एक बार मेरी ये पोस्ट पूरी हो गई, अब मुझे दोबारा से नहीं ये जॉब मिलेगी, तो फिर मैं क्यों करप्शन करूं, क्यों अपनी पोस्ट को खराब करूं, या फिर क्यों जाते जाते मैं अपने पे कोई ब्लॉट लेके जाऊं। तो ठीक है, इसलिए उनको री एलिजिबल की कोई भी रिक्वेस्ट उनकी नहीं होगी और कोई भी री एलिजिबिलिटी की कंडीशन नहीं मानी जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि एक बार रिटायरमेंट हुआ री एलिजिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, बात आती है क्या वो गवर्नमेंट में कहीं और उनका रिक्रूटमेंट हो सकता है, यानी सरकार उनको कहीं और कोई पोस्ट दे दे, तो वो भी कहा जाता है कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट पोस्ट को भी वो नहीं ले सकते। लेकिन 1979 में बिहार में केस आया था AR किदवई साहब का। किदवई साहब को गवर्नर बनाया जा रहा था, तो कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर बनना जो है वो ना तो सरकारी नौकरी है, ना ही वो रीअपॉइंटमेंट जैसा है, तो वहाँ पे उनको गवर्नर बनना अलाउ कर दिया गया था। तो याद रखना कि गवर्नर अलाउ कर दिया गया था। तो ऐसे पोस्ट जो हैं, जो पॉलिटिकल इन नेचर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे हैं, तो उन पे तो फिर भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन जब एक बार UPSC के चेयरमैन से आप रिटायर होंगे तो कोई छोटी पोस्ट तो ज्वाइन करेंगे नहीं, या तो गवर्नर बनेंगे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो यही 2 ऑप्शंस बचते हैं। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें डिबार करता है रीअपॉइंटमेंट से या और किसी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट से। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।